आप सभी लोगों का स्वागत है। जो आज आपके सुपर 50 क्वेश्चंस हैं, वह मिसलेनियस हैं, सभी लगभग टॉपिक्स को टच करते हुए क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, जो चैनल पर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, हर टॉपिक के लगभग 2-3 टॉपिक बचे हैं। लगभग सभी टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया है। अब दो एक टॉपिक्स बचे हैं, 2-3, उनको हम संडे, मंडे, ट्यूसडे भर में कवर कर देंगे। तो देखिए, जिन लोगों को हमारा बैच परचेज करना है, उनको 149 रुपये ऑफर में, 149 रुपये में सितंबर प्लस अक्टूबर प्लस नवंबर तीनों का बैच, प्लस इसके साथ सुपर 100 के जो कोर्सेज हैं, सुपर 100 के, वह भी आपको मिल जाएंगे इसी में, मात्र 149 में। चलिए, नमस्कार, गुड इवनिंग सभी लोगों को। चलिए, आज हम जो सुपर 50 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रश्नों में हम बात करते हैं, देखिए, जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनकी चर्चा चलिए हम लोग करते हैं। पहला प्रश्न आज के महत्वपूर्ण टॉपिक्स में कह रहा है कि बैथोक्रोमिक शिफ्ट सामान्यतः किस ओर परिवर्तन को दर्शाता है। जो बैथोक्रोमिक शिफ्ट है वह हमारा जनरली लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट करता है। आप लोगों को याद होगा कि इस तरीके से बनाया जाता है। इधर हमारा बैथोक्रोमिक होता है और इधर हमारा हाइपो होता है, और इस डायरेक्शन में इधर हाइप्सो होता है, हाइप्सो, और इधर होता है हाइपर। यह इधर वेवलेंथ लैम्डा होता है, इधर एप्सिलॉन होता है। तो सही आंसर क्या होगा? यह कहलाता है शिफ्टेड टू लॉन्गर वेवलेंथ, अर्थात ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 1700 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास आईआर के कौन से समूह को मजबूत अवशोषण देता है? Which functional group show a strong IR absorption band near 1700 सेंटीमीटर इनवर्स? आपको बताना है इनमें से किसका 1700 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास के वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है। देखिए, 1700 सेंटीमीटर के जनरली आसपास, हमने आपसे पहले भी कहा था, 3200 से थोड़ा सा कुछ रेंज याद कर लीजिए, 3200 से 3600 के बीच में OH होता है, 2200 से 2300 के बीच में हमारा C ट्रिपल बॉन्ड C होता है, 1680 से लेकर 1850 के बीच में ऑल टाइप ऑफ CO ग्रुप होता है। तो देखा जाए तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? कीटोन के CO ग्रुप होगा। क्यों? क्योंकि ऑल टाइप कीटोन 1680 से 1850 सेंटीमीटर के इनवर्स के बीच ऑब्टेंड होते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिंगरप्रिंट रीजन के लिए आईआर का विशिष्ट क्षेत्र कौन सा है? इनमें से आपको बताना है कौन सा हमारा आईआर फिंगरप्रिंट रीजन को रिप्रेजेंट करता है। जो आईआर फिंगरप्रिंट रीजन होता है वह हमारा होता है 1500 सेंटीमीटर से 400 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच। तो अर्थात पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। 500 सेंटीमीटर, 1500 सेंटीमीटर से 400 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच को हम लोग फिंगरप्रिंट रीजन के नाम से जानते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। आईआर इनएक्टिव मॉलिक्यूल मस्ट लॉक विच प्रॉपर्टी? आईआर निष्क्रिय अणुओं में किस गुण का अभाव होता है? डायपोल मोमेंट का, कॉन्जुगेशन का, रेजोनेंस का, कि डबल बॉन्ड का? आईआर निष्क्रिय अणुओं के लिए बात कर रहा है। जल्दी से सभी लोग इसका आंसर बता दीजिए। आईआर निष्क्रिय अणुओं की चर्चा ये कर रहा है। जल्दी से दीजिए। सोनू यादव कर रहे हैं, सुनील की ए ऑप्शन इज करेक्ट, एकदम सही कह रहे हैं। ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा।
IR एक्टिव के लिए IR एक्टिव होगा तो हमारा डाइपोल मोमेंट म्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर IR हमारा इनएक्टिव होगा तो निश्चित रूप से डाइपोल मोमेंट म्यू इक्वल टू 0 होगा। ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। सभी मैक्सवेल संबंधों के व्युत्पन्न में कौन सी ऊष्मागत की पहचान उपयोग में होती है? इक्वलिटी ऑफ मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव्स, क्लैसियस इनइक्वलिटी, कार्नोट थ्योरम, विभाजन का सिद्धांत। जल्दी से बता दीजिए आंसर। सभी मैक्सवेल संबंधों के व्युत्पन्न में कौन सा उसमें गतिकी का पहचान का उपयोग होता है? देखिए, जो सभी मैक्सवेल संबंध के व्युत्पन्न में कौन सा उसमें गतिकी पहचान उपयोग में होती है, तो वह हमेशा पार्शियल डेरिवेटिव का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। पार्शियल डेरिवेटिव अर्थात एग्जैक्ट डिफरेंशियल का यूज करके ही हम लोग क्या करते हैं, मैक्सवेल रिलेशन का डेरिवेशन करते हैं। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। डेल टी और डेल पी एट कांस्टेंट यस इक्वल टू, इस तरीके से थोड़ा सा, डेल टी और डेल पी एट कांस्टेंट यस इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल एस एट कांस्टेंट पी मैक्सवेल संबंध में केवल तब लागू होता है जब एच इज इक्वल टू यस कामा पी इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल, यू बराबर यू पी एस ओनली, टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ यस, वी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पी। देखा जाए तो जो इसकी चर्चा कर रहा है, एच इज फंक्शन ऑफ यस एंड पी एग्जैक्ट डिफरेंशियल। देखिए, हमने आपको मैक्सवेल रिलेशन याद करने के तरीके बताए थे। यस पी वी टी, यहां पर हमारा माइनस ई होता है, ए माइनस जी होता है, ए होता है, ए एच होता है। डेल टी और डेल पी एट कांस्टेंट यस इज इक्वल टू डेल वी, और इस डायरेक्शन से देखा जाए तो जो नीचे इधर से देखोगे तो टी ऊपर हो जाएगा। डेल टी और डेल पी एट कांस्टेंट यस इज इक्वल टू डेल वी और डेल एस एट कांस्टेंट पी। दिस इज एच इज द फंक्शन ऑफ यस, पी इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल, अर्थात ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। एक कार्नोट इंजन 500 केल्विन 400 केल्विन से 500 जूल अवशोषित करता है और 200 केल्विन पर त्यागता है। प्रति चक्र किया गया कार्य होगा। आपसे पूछ रहा है कितना कार्य होगा। कितना कार्य होगा जरा जल्दी से बताइए इसका। तो देखिए, कार्य पूछ रहा है तो ईटा बाई क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस T1 अपॉन T2, दिस वैल्यू इक्वल टू ईटा क्यू 1 माइनस T1 का मान 200 केल्विन बटे 400 केल्विन बराबर 1/2, तो n बराबर 1/2 इंटू क्यू का मान कितना है, कितना हो जाएगा यहां पर देखिए 1/2 इंटू 500 बराबर 250 जूल के बराबर हो जाएगा। क्लियर? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन इज करेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबलाइज कार्बोकटायन बाई, हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बोकटायन में किस प्रकार स्थिरता प्रदान करता है? पहला, डिलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन इनटू एम्प्टी पी ऑर्बिटल, पाई पाई ओवरलैप, डोनेशन ऑफ लोन पेयर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइपर कॉन्जुगेशन में कोई सेंस ही नहीं होता है, तो डोनेशन ऑफ लोन पेयर भी नहीं होता, पाई टू पाई ओवरलैप नहीं होता,
क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन इनटू एम्प्टी पी ऑर्बिटल हो जाएगा। हाइपर कॉन्जुगेशन को अक्सर क्या कहा जाता है, नो बॉन्ड रेजोनेंस, चार्ज शिफ्ट रेजोनेंस, पाई रेजोनेंस, सिग्मा रेजोनेंस ओनली। जल्दी से 9 नंबर आंसर बता दीजिए आप लोग। कह रहा कि हाइपर कॉन्जुगेशन को अक्सर किस नाम से जाना जाता है। हाइपर कॉन्जुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस या बेकर नाथन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो सही ऑप्शन होगा नो बॉन्ड रेजोनेंस या बेकर नाथन इफेक्ट भी नाम से जाना जाता है। पायरोल की एरोमेटिसिटी का मुख्य कारण क्या है। लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन पार्टिसिपेट इन एरोमेटिक पाई सेक्सटेट, नाइट्रोजन इज sp2 हाइब्राइड होता, sp3 होता है, नो रेजोनेंस, या रिंग इज नॉन प्लेनर। बताइए जल्दी से। जो पायरोल होता है, देखिए ये पायरोल हमारा होता है, इसका जो लोन पेयर होता है यह रिंग के अंदर डीलोकलाइजेशन के कारण से ही हमारा क्या करता है, पाई सेक्सटेट में इन्वॉल्व होता है और एरोमेटिक कैरेक्टर शो करता है। एरोमेटिक कंपाउंड रेजिस्टेंस एडिशन रिएक्शन ड्यू टू, जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वह हमारे एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं देते हैं। क्वेश्चन समझिए। एरोमेटिक जैसे बेंजीन है, आप लोगों ने देखा होगा बेंजीन एडिशन रिएक्शन नहीं देता, ना के बराबर माना नहीं जाता है, नो एडिशन रिएक्शन, बल्कि दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये क्या देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया देता है, अर्थात इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। सही आंसर इसका होता है जब एडिशन देता है तो यह अपने एरोमेटिक कैरेक्टर को लॉस कर बैठता है। जैसे इसका अगर H2 से एडिशन कराया जाए तो यहां पर ये क्या करेगा, HH तो जुड़ जाएगा, लेकिन यह नॉट एरोमेटिक कंपाउंड होगा, और एरोमेटिक कंपाउंड न होने के कारण से यह अपनी एरोमेटिसिटी को लॉस कर देता है, और एरोमेटिसिटी लॉस होने के कारण से यह जो है एडिशन रिएक्शन नहीं देता है। यशवन प्रक्रिया के बारे में कौन सा कथन सही है। डिपेंड्स ओनली सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, केवल सबस्ट्रेट की सांद्रता पर निर्भर करता है। कौन सा कथन सही, डिपेंड्स ऑन सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल बोथ पर, जीरो ऑर्डर इन सबस्ट्रेट, सेकेंड ऑर्डर ओवरऑल। जल्दी से बताइए। SN1 रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा, एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड प्लस NOH बेस, सब्स्टिट्यूशन होगा प्रोडक्ट, यह इसका जो रेट होगा दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्किल हैलाइड होगा। किसके होगा, एल्किल हैलाइड का होगा। बेस के कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करता है, डिपेंड्स ओनली सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, पहला ही ऑप्शन है। सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल पर नहीं डिपेंड कर रहा है, इस पर नहीं, ये सदैव SN2 पे डिपेंड करता है। अगर यह लिखा जाएगा तो SN2 रिएक्शन हो जाएगी। तो पहला ही ऑप्शन सही है, जीरो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन का जीरो ऑर्डर नहीं बल्कि फर्स्ट ऑर्डर होगा। न्यूक्लियोफाइल दोनों पर निर्भर नहीं करता है, सेकेंड ऑर्डर ओवरऑल नहीं होगा बल्कि ओवरऑल फर्स्ट ऑर्डर ही होता है। सही ऑप्शन क्या होगा, डिपेंड्स ओनली सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। SN2 होता तब भी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है कि फॉर ए सबस्ट्रेट दैट फॉलोज SN2, डबलिंग बोथ सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल कंसंट्रेशन इंक्रीज रेट बाई
4 टाइम्स, 2 टाइम्स, 8 टाइम्स, नो चेंज? जल्दी से बताइए। दिव्यांशी पटेल कह रही 13 का ए ऑप्शन सही होगा। देखिए रिएक्शन का जो सबस्ट्रेट है तो रेट जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। करा दोनों को दूना कर दिया जाए। अगर ये 2s है तो ये भी 2 हो जाएगा, 2nu, तो कितना हो जाएगा 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। तो सही आंसर ए होगा। जो रिएक्शन का रेट है वह 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। E2 में प्रमुख उत्पादन किस नियम का पालन करता है? जेस्टिस रूल्स, जेटसिव नियम का, हॉफमैन रूल का, मार्कोनिफ रूल का, एंटी मार्कोनिफ रूल का? चलिए बताइए। जल्दी से बताइए। E2 रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन की यह चर्चा कर रहा है। एलिमिनेशन रिएक्शन में 3 ही रूल अप्लाई होते हैं। हाफमैन रूल, हाफमैन रूल अप्लाई होता है, जेस्ट जेस्ट जेटसिव नियम का पालन होता है, और कौन सा हमारा सेटजफ रूल का। जब हमारा सेटजफ रूल फेल होता है तब हाफमैन रूल लागू होता है। E2 रिएक्शन में कहीं भी यह चर्चा नहीं कर रहा है कि हमारा सेटजफ रूल फेल हो रहा है, तो यह हाफमैन रूल तो लागू नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब सेटजफ फेल होता है तब मार्कोनिफ का कोई मतलब नहीं, एंटी का कोई मतलब नहीं, तो सदैव जेटसिव नियम का हमारा पालन होता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण अभिक्रिया में किस अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है? BH3THF HCl, B2S6, BH3THF H2O2 OH- H3BO3 NaBH4? जल्दी से बताइए। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण किस अभिक्रिया के अनुक्रम में होता है? दीपक पटेल कह रहे हैं 15। हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन एल्कीन का जब लिया जाता है तो देखिए एल्कीन का जब हाइड्रोबोरेशन किया जाता है तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, BH3THF और H2O2 OH होता है, और प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, और इसमें नो रीअरेंजमेंट, कोई भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता, कोई भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता। और एंटी मार्कोनिफ के नियम के अनुसार वाटर का एडिशन होता है, का योग होता है। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन इज क्या हो जाएगा? हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट। सिन एडिशन ऑफ इन हाइड्रोबोरेशन अकर्स बिकॉज बोरान एंड हाइड्रोजन एट फ्रॉम सेम फेस, रेडिकल मैकेनिज्म, ब्रोमीनियम इंटरमीडिएट, कार्बोकटायन फॉर्मेशन। हाइड्रोबोरेशन में सिन एडिशन क्यों होता है? अरे दिव्यांशी पहले पढ़ लीजिए केमिस्ट्री, तब सेकंड पेपर की चर्चा करिए उसके सीटेट की। हाइड्रोबोरेशन में सिन एडिशन क्यों होता है? देखिए रेडिकल मैकेनिज्म होती नहीं, ब्रोमोनियम आयन होगा नहीं, कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होता नहीं, तो सही ऑप्शन क्या होगा? बोरान एंड हाइड्रोजन एड फ्रॉम सेम फेस होगा, अर्थात ए ऑप्शन इज करेक्ट।
17 कह रहा है कि व्हाई डज हाइड्रोबोरेशन गिव एंटी मार्कोनी प्रोडक्ट, व्हाई एसिड हाइड्रेशन गिव्स हाइड्रोबोरेशन एंटी मार्कोनी बोथ फॉलो सेम मैकेनिज्म होगा नहीं, रेडिकल प्रेजेंट इन बोथ होगा नहीं, बोरान जनरेट कार्बोकटायन कुछ नहीं होगा, कोई सही ऑप्शन होगा। डिफरेंट ट्रांजिशन स्टेट ऑफ पोलैरिटी से संक्रमण अवस्था की ध्रुवीयता अलग होती है, इस कारण से दोनों क्या होते हैं, एक हमारा मार्कोनी रूल के हिसाब से एडिशन देता है तो दूसरा हमारा एंटी मार्कोनिक नियम के अनुसार एडिशन देता है। टर्मिनल एल्काइन हाइड्रोबोरेशन से क्या देता है, टर्मिनल एल्काइन के हाइड्रोबोरेशन एल्डिहाइड आफ्टर ऑक्सीडेशन, कीटोन, एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड। बताइए जल्दी से 18 का। बताइए क्या बनेगा। सर जब कार्बोकटायन लेते हैं तो एल्डिहाइड, सर जब इधर देखिए टर्मिनल एल्काइन की बात किया है, टर्मिनल एल्काइन एसिटिलीन को हम नहीं मानेंगे, हमेशा क्या होगा कि जब टर्मिनल अल्काइन लेते हैं तो आर सी ट्रिपल बॉन्ड एच को जब हाइड्रोबोरेशन करते हैं BH3 THF H2O2 OH- तो जो प्रोडक्ट बनता है वह हमारा एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, अर्थात ये जो स्टेप होता है यह ऑक्सीडेशन स्टेप कहलाता है। तो ओवरऑल क्या बनेगा, एल्डिहाइड आफ्टर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के बाद एल्डिहाइड का, अरे कीटोन कहां से बनेगा भाई, कीटोन तब बनता जब इसका Hg2+ वाटर दिया जाता, H2SO4 के प्रेजेंस में, तब हमें कीटोन बनता, तब ये प्रोडक्ट बनता, ध्यान दीजिएगा, तब कीटोन बनता। लेकिन यह क्या कह रहा है, हाइड्रोबोरेशन शब्द कह रहा है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डाल कंडेंसेशन इज फेवर 1,5 डाइकार्बोनिल और 1,6 डाइकार्बोनिल कंपाउंड इज यूज्ड, 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड इज यूज्ड, स्टेरिक हिंड्रेंस इज हाई, ओनली एरोमेटिक एल्डिहाइड आर प्रेजेंट्स। बताइए जल्दी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एल्डाल संघनन कब अधिक अनुकूल होता है, सब लोगों ने पढ़ा होगा, एल्डाल संघनन कब सबसे बढ़िया अनुकूल कंडीशन होती है। देखिए एल्डाल इंट्रा एल्डाल संघनन कब अधिक होता है, जब हम 1,5 1,6 लें, 5 और 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो, 5
और 6 मेंबर रिंग अगर जा रही है, बर्ड रिंग बन रही है, तो वह सदैव हमारा ज्यादा अच्छा अनुकूल माना जाता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1,4 डाई कार्बोनिल कंपाउंड पर 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन मेनली नहीं होता, मेनली किसका होता है? आपका 1,5 ले लीजिए या तो 1,6 ले लीजिए। ए ऑप्शन इज करेक्ट। माइकल एडिसन इन्वॉल्व विच टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल? सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, हार्ड न्यूक्लियोफाइल, रेडिकल्स, हाइड्राइड, डोनर्स। आपसे पूछ रहा है कौन सी रिएक्शन की चर्चा कर रहा है? माइकल एडिसन की चर्चा कर रहा है। देखिए माइकल जो एडिशन होता है, ध्यान दीजिएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन के बीच में होता है। जब इसको बेस देते हैं प्लस एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड CH2COET और COOET, इसमें जब देते हैं तो यह होता कौन सा एडिशन है? 1,4 एडिशन, लेकिन एक्चुअल में वह 1,2 एडिशन ऑब्टेंड होता है। तो क्या बन जाएगा? यहां से देखिए CH CH2 COOH ET हो जाएगा। अरे गलत हो गया, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहां का देखिए, यहां से इसको जोड़ दीजिए, यहां का H ले जाकर इसके साथ जोड़ दीजिए, तो क्या बन जाएगा? CH2 CH2 C डबल बॉन्ड और यहां पर जोड़ दीजिए CH और COOET जोड़ दीजिए, यही एडिशन हो जाएगा। और यह सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल का वर्क करता है, कड़े न्यूक्लियोफाइल की कोई जरूरत नहीं होती, सिंपली जो है पाइपरिडीन बेस टाइप के लिए जाते हैं। नोवेंजल संघनन किसके बीच होता है? एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड एल्डिहाइड, कीटोन प्लस कीटोन, एल्कोहल एल्डिहाइड, ईथर एस्टर। जल्दी से बताइए। एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड्स किसके किसके बीच लिए जाते हैं? वह सदैव हमारा किसके बीच लिया जाता है? एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड्स एंड एल्डिहाइड के बीच लिया जाता है। तो सही आंसर क्या होगा? जो नोवेंजल रिएक्शन होता है वह एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड्स लिए जाते हैं और एल्डिहाइड के बीच लिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। कैनिजारो अभिक्रिया मुख्य चरण से गुजरती है? रेडिकल शिफ्ट, प्रोटॉन सब्सट्रैक्ट, कार्बन एनायन रीअरेंजमेंट, हाइड्राइड ट्रांसफर बिटवीन 2 एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स। जल्दी बताइए। बाईस का डी कह रहे हैं कि जो कैनिजारो रिएक्शन होता है वह हाइड्राइड आयन ट्रांसफर में होता है। तो आपने पढ़ा होगा HC डबल बॉन्ड OH, सॉरी H होता है, इसको जब OH माइनस देते हैं तो यहां पर अटैक करता है, तो क्या बन जाता है? HCO माइनस OH और H, यही हाइड्राइड आयन हमारा ट्रांसफर होता है एनदर फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल के साथ, इसके H पर ट्रांसफर करता है। तो हाइड्राइड आयन ट्रांसफर बिटवीन 2 एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स। ओसाजोन परीक्षण किस आधार पर अलग करता है? द ओसाजोन टेस्ट डिफरेंशिएट शुगर बेस्ड ऑन कॉन्फ़िगरेशन एट C3 एंड एबव, कॉन्फ़िगरेशन एट C1 एंड C2, ओपन चेन लेंथ, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ओनली। जल्दी से बताइए। ओसाजोन परीक्षण शर्करा के किस आधार पर आधारित है? तो यह हमारा कॉन्फ़िगरेशन एट C1 एंड C2 को अलग करता है। जब हम ग्लूकोज को, देखिए ग्लूकोज को फिनिल हाइड्राजिन, कभी कभी एक चीज क्वेश्चन पूछता है कितने फिनिल हाइड्राजिन की मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है?
तो जो जरूरत पड़ती है वह हमें 3 फिनिल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती है, डबल बॉन्ड N NH C6H5 और C डबल बॉन्ड N NH C6H5 बनेगा और CHOH थ्राइस 3 CH2OH प्लस C6CH5 NH2 का फॉर्मेशन होता है। तो सही ऑप्शन क्या होता है कि 3 फिनाइल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का यूज किया जाता है और C1 C2 कार्बन की ही संरचना के आधार पर होता है और इन दोनों में जो मैकेनिज्म होती है उसमें एमाडोरी रीअरेंजमेंट, किस एमाडोरी रीअरेंजमेंट पाया जाता है, डोरी रीअरेंजमेंट भी होता है। तो सही ऑप्शन बी ऑप्शन इज करेक्ट। निम्न में कौन सा म्यूटा रोटेशन नहीं दिखाता है? सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज। जल्दी से बताइए कौन सा हमारा ऐसा है जो म्यूटा रोटेशन नहीं दिखाता है? सुक्रोज जो होता है यह नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, यह कभी भी म्यूटा रोटेशन का फॉर्मेशन नहीं करता है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? सिस 1,4 आइसोप्रीन, ट्रांस 1,4 आइसोप्रीन, स्टाइरिन ब्यूटाडाइन, एक्रोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन का। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? जल्दी से बताइए। प्राकृतिक रबड़ जो होता है वह हमारा सिस 1,4 आइसोप्रीन का होता है, जो ट्रांस फार्म होता है यह हमारा गटा पार्चा होता है। क्या होता है? गटा पार्चा। ट्रांसफार्म गटा पार्चा कहलाता है, सिस फार्म हमारा नेचुरल रबर कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गटा पार्चा प्रकृति की रबर से किस प्रकार भिन्न है? इट इज ट्रांस 1,4 आइसोप्रीन यूनिट, इट कंटेन स्टाइरिन, इट इज ए थर्मोप्लास्टिक, इट इज वल्कनाइज्ड। तो सही आंसर है इट इज 1,4 आइसोप्रीन यूनिट जो होता है। ट्रांसफार्म आइसोप्रीन यूनिट को ही हम लोग क्या कहते हैं? हमारे पास क्या राइटर की बुक है भाई? कटरा से क्या कर रहे हैं? टेस्ट पेपर करवा दे रहे हैं, जो दिए हैं उसको करवा देंगे, आप परेशान ना होइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नाइलॉन 6 और नाइलॉन 6 में मुख्य अंतर क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम इन रिपीटिंग यूनिट, कार्बन परमाणुओं की संख्या, इंड ग्रुप, स्ट्रक्चर ऑफ एमाइड लिंकेज, प्रेजेंस ऑफ एस्टर ग्रुप। जल्दी से बताइए। क्या अंतर होता है? देखिए नाइलॉन जो 6 होता है पहले गिनती कार्बन की संख्या बताती है, एक कार्बन की संख्या, और बाद वाली में ये हमारा जो होता है एसिड का होता है और ये हमारा किसका होता है? डाई एमीन का होता है। तो दोनों में क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम इन रिपीटिंग यूनिट का डिफरेंस होता है, इसी कारण से दोनों में मुख्य अंतर के द्वारा पहचाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नाइलॉन 6 किस प्रकार के बहुलीकरण से प्राप्त होता है? रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, फ्री रेडिकल चेन पॉलीमराइजेशन, कटायनिक पॉलीमराइजेशन। जल्दी से बता दीजिए। नाइलॉन 6 किस प्रकार के बहुलीकरण से प्राप्त होता है? तो सही आंसर होता है रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन, जिसे ओमेगा का प्रोलेक्टम कहा जाता है।
C डबल बॉन्ड ONH CH2 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 3 2 5 1 6 कार्बन की चेन होती है और ओमेगा कैप्रोलेक्टम यहां से बॉन्ड ब्रेकिंग होती है और इस तरीके से हमारा रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन होता है। इसे ओमेगा कैप्रोलेक्टम के नाम से भी जाना जाता है। निम्न में कौन सा कथन रेशमिक मिश्रण के लिए सही है? ऑप्टिकल रोटेशन इज जीरो ड्यू टू इक्वल अपोजिट रोटेशन। बी ऑप्टिकल रोटेशन जीरो बिकॉज मॉलिक्यूल हैव नो chilality. All racemic mixture are mesoform. Racemic mixture always is unstable. कह रहा निम्न में कौन सा कथन रेशमिक मिक्सचर के लिए सही कथन है? देखिए, इक्वल जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है प्लस माइनस जब रिप्रेजेंट किया जाता है, अपोजिट क्लॉकवाइज को प्लस रोटेशन दिया जाता है, एंटी क्लॉक को माइनस रोटेशन दिया जाता है। जब दोनों इक्वल अमाउंट्स में होते हैं तो सदैव रेशमिक मिक्सचर प्राप्त होता है। वह ऑप्टिकली हमारा क्या होता है? इनएक्टिव होता है। तो 29 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। डाई स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? पहला कह रहा है कि स्टीरियो आइसोमर नॉट मिरर इमेज, रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड, चेन आइसोमेरिज्म। बताइए जल्दी से। देखिए, डाई स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं। अगर मिरर इमेज हो जाएंगे तो इन इंसियोमर्स बन जाएंगे। अब डाई स्टीरियोमर्स का रहा तो एक दूसरे के यह मिरर इमेज नहीं होंगे। जब रेशमिक मिक्सचर को एक इंसियोमर से पृथक किया जाता है तब उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रेजुलेशन कहते हैं, रेशमाइजेशन कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं कि डिहाइड्रेशन कहते हैं? जल्दी से बता दीजिए। देखिए, एक तो ये दोनों तो होंगे नहीं, वह कहलाता है रेजुलेशन। अर्थात जब रेशमिक मिक्सचर को, अर्थात जो प्लस माइनस होते हैं उनको जब एक प्लस या माइनस को अलग किया जाता है तो वह क्या कहलाता है? आपका कहलाता है रेजुलेशन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रेजुलेशन सही है। इन एंसियोमर के बारे में कौन सा कथन सही है? सभी भौतिक गुण समान, केवल ऑप्टिकल रोटेशन भिन्न, दे हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, दे आर रिएक्ट डिफरेंटली इन कार्बल इन्वायरमेंट्स, दे कैन सेपरेटेड बाय सिंपल डिस्टिलेशंस। सभी भौतिक गुण समान, केवल ऑप्टिकल रोटेशन। इन एंसियोमर में क्या होता है? सभी भौतिक गुण समान होते हैं, केवल उनके ऑप्टिकल रोटेशन में अंतर होता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 32 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। कह रहा है बोर के अनुसार हाइड्रोजन के 91वें कक्षक में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किसके समानुपाती होती है? -1/n², +1/n², 2/n², 1/n। जल्दी से बताइए। बोर के अनुसार हाइड्रोजन के 91वें कक्षक के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किसके समानुपाती होती है? तो बोर के 91वें ऊर्जा की समानुपाती n अनुक्रमानुपाती -1/n² के समानुपाती होती है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। समरफील्ड मॉडल में कौन सा संशोधन जोड़ना पड़ा?
सोमरफेल्ड मॉडल के बारे में कौन सा संशोधन जोड़ा गया है? इलिप्टिकल ऑर्बिट, दीर्घ वृत्ताकार कक्षक, हाइपरबोलिक ऑर्बिट्स की स्पाइरल ऑर्बिट, स्क्वायर शेप्ड ऑर्बिट्स। देखिए आप लोगों को पता होगा, सोमरफेल्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन हमारा दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में जोड़ा जाता, सॉरी, दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में घूमता है, अर्थात इस तरीके की कक्षाएं होती हैं। एक मेजर एक्सिस जो लंबाई में अधिक होता है उसे मेजर एक्सिस कहा जाता है। दिस योर मेजर एक्सिस, दिस योर माइनर एक्सिस। तो सही आंसर क्या होगा? इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। बोर मॉडल की सबसे बड़ी विफलता को किसको ना समझा पाने से है? रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, रेडबर्ग कांस्टेंट, आयोनाइजेशन एनर्जी। 36 को बताइए। 35 है, बोर मॉडल की सबसे बड़ी विफलता क्या थी? बोर मॉडल की सबसे बड़ी विफलता थी स्पेक्ट्रल रेखाओं की सूक्ष्म संरचना के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया। रेडियस के बारे में बताया, रेडबर्ग कांस्टेंट के बारे में बताया, आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में बताया, लेकिन वह फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, स्पेक्ट्रल रेखाओं की सूक्ष्म संरचना के बारे में वह कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे पाया। कण की डी ब्रगाली तरंग दैर्घ्य कब बढ़ता है? मोमेंटम इज डिक्रीजेज, मोमेंटम इज इंक्रीजेज, मास इंक्रीजेज, वेलोसिटी इंक्रीजेज। जल्दी से बताएं, कण की डी ब्रगाली तरंग दैर्घ्य कब बढ़ता है? जल्दी से बताइए। मोमेंटम डिक्रीजेज, मोमेंटम इंक्रीजेज, मास इंक्रीजेज, वेलोसिटी इंक्रीजेज। देखा जाए तो मोमेंट, देखिए लैम्डा बराबर एच बाई पी होता है। अगर पी बढ़ेगा, पी इंक्रीज, तो लैम्डा डिक्रीज। कब बढ़ता है? अर्थात इसका उल्टा होगा, पी डिक्रीज लैम्डा इंक्रीज, अर्थात मोमेंटम इज डिक्रीजेज एंड लैम्डा इज इंक्रीजेज। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, हाइजेनबर्ग सिद्धांत कब अधिक लागू होता? पार्टिकल मास इज वेरी स्मॉल, मास इज वेरी लार्ज, मोमेंटम इज वेरी हाई, ऑब्जेक्ट इज माइक्रोस्कोपिक। हाइजेनबर्ग का सिद्धांत कब अधिक लागू होता है? देखिए हाइजेनबर्ग का सिद्धांत डेल्टा एच इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपान 4 पाई होता है। यह सिद्धांत तभी अप्लीकेबल होता है जब मास इज वेरी स्मॉल। इसीलिए यह इलेक्ट्रॉन का 10⁻⁻27 ग्राम किलोग्राम के बराबर माना जाता है। तो सही ऑप्शन होता है मास, पार्टिकल मास इज वेरी स्मॉल। क्षार धातुओं की, देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर देखा जाए 38 है, क्षार धातुओं की जल योजन ऊर्जा समूह से नीचे जाने पर क्यों घटती है? आयनिक रेडियस इंक्रीजेज, चार्ज इंक्रीजेज, न्यूक्लियर चार्ज इट डिक्रीजेज, कोवलेंट रेडियाई इट डिक्रीजेज। क्षार धातुओं की जल योजन ऊर्जा समूह में नीचे जाने पर क्यों घटती है? तो सही ऑप्शन होता है, उसका रीजन क्या होता है कि आयनिक रेडियस इज इंक्रीजेज। अगर आयनिक रेडियस इंक्रीज कर रहा है
तो जो हाइड्रेशन एनर्जी है, हाइड्रेशन डिक्रीज करेगा। ये नियम जान लीजिए। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन इज करेक्ट। समूह के क्षार धातुओं के फ्लोराइड की जालक ऊर्जा पर क्या प्रभाव होता है? समूह की, ठीक है, ऊपर से नीचे जाने पर जालक ऊर्जा हमारी घटती है। समूह धातु फ्लोराइड जालक ऊर्जा किस क्रम में घटती है? तो बेरियम फ्लोराइड की सबसे ज्यादा, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रांसियम, फिर बेरियम होगा। ए ऑप्शन इज करेक्ट। बेरियम सल्फेट के समूह की स्थिरता किस क्रम में होती है? बेरियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, स्ट्रांसियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। जल्दी से बता दीजिए। ये ऑप्शन बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल होता है, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी बेरियम सल्फेट, एजीसीएल, लेड सल्फेट, ये इमिसबल होते हैं, बहुत कम घुलनशील होते हैं, कम घुलनशील होते हैं। दिस इज योर ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्षारीय पृथ्वी धातुओं, क्षारीय मृदा धातुओं, आयन की जल योजन एंथैल्पी क्षार धातुओं की तुलना में अधिक तेजी से क्यों घटती है? क्षारीय मृद हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कलाइन earth metal ion decreases more rapidly than alkali ions because इसको जरा आप देख लीजिएगा तो इसे हमारे समझ से यही ऑप्शन सही होगा। दीजिएगा, यही ऑप्शन हमारे समझ से सही होगा। आयनिक त्रिज्या तेजी से बढ़ती है, आप चेक कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लिथियम का सल्फेट अविलेय बनाने का क्या कारण है? कह रहा कि लिथियम का सल्फेट अविलेय बनने की प्रवृत्ति सबसे कम क्यों है? हाइड्रेशन एंथैल्पी इज स्टेबलाइज्ड बाय लिथियम आयन इन सॉल्यूशन, हाई लैटिस एनर्जी ऑफ लिथियम सल्फेट, सल्फेट आयन रिपल ऑफ स्ट्रांगली, लिथियम आयन टू लार्ज। ये तो बहुत बड़ा है, कोई मतलब नहीं है। सल्फेट आयन रिपल ये कभी हो ही नहीं सकता, रिपल करेगा। जालक ऊर्जा अधिक होती है। स्मॉल साइज ऑफ लिथियम आयन तो होगा नहीं भाई। सॉल्बिलिटी जो होती है लिथियम सल्फेट अविलेय पर, क्यों? क्योंकि इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। देखिए, अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी तो वह सॉल्बिलिटी कम होती है। एक मिनट जरा रुकिए तो। हाई, वो तो सही है, लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू।
लिथियम का सल्फेट प्रवृत्ति कम क्यों होती है? हाईली एंथैल्पी स्टेबलाइज। यस सर, लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्बिलिटी। ठीक है, वैसे हमारे समझ से लैटिस एनर्जी का ही चक्कर होता है, लैटिस एनर्जी ज्यादा तो सॉल्बिलिटी कम होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन। जल में विलेयता किसकी ज्यादा होगी? लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम आयोडाइड। बताइए जल्दी। सॉल्बिलिटी, जल में विलेयता किसकी ज्यादा होगी? बयालीस का ए ही है। अच्छा देखिए, अब देख लीजिए भाई, आप लोग चेक कर लीजिए दोनों को, इन दोनों क्वेश्चन में अपना वो कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। बताइए 43 क्या कर रहा है? ऑर्डर ऑफ सॉल्बिलिटी इन वाटर। जल में विलेयता लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड में सबसे ज्यादा किसकी होगी? इसका जरा बताइए तो। वैसे हमारे समझ से लिथियम ब्रोमाइड की सबसे अधिक होती है। लिथियम लिथियम आयोडाइड सबसे कम घुलनशील। इसमें सही एग्जैक्ट। एक चीज ध्यान रखिए, ये भी क्वेश्चन बड़ा अजीब दिया है, सॉल्बिलिटी सबसे कम। लिथियम फ्लोराइड सबसे कम जल में अविलेय होता है। अगर देखा जाए, होना तो चाहिए सबसे ज्यादा लिथियम ब्रोमाइड का, सबसे ज्यादा, और लिथियम फ्लोराइड सबसे कम होता है। तो सही जो ऑर्डर होता है, ध्यान दीजिएगा, वह लिथियम ब्रोमाइड का सबसे ज्यादा, उसके बाद लिथियम क्लोराइड होता है, फिर लिथियम आयोडाइड होता है, और सबसे कम किसका होता है? लिथियम फ्लोराइड का। तो फ्लोराइड जिसमें कम है उसी को मान लीजिए, ए ही ऑप्शन कर लीजिए, क्योंकि इसमें दिया नहीं है तो एक्चुअल करेक्ट कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप ये नंबर कर लीजिए
क्योंकि लिथियम फ्लोराइड की सबसे विलेयता जल में कम होती है और लिथियम ब्रोमाइड की सबसे ज्यादा होती है। क्षार धातुओं का द्वितीय आयनीकरण ऊर्जा अत्यधिक क्यों होती है? द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्कली मेटल एक्सट्रीमली हाई बिकॉज अत्यधिक क्यों होती है? क्षार धातुओं की द्वितीय आयनीकरण ऊर्जा अत्यधिक क्यों होती है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गिव्स नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, shielding becomes strong, atomic radii increases, electron affinity is increases। ठीक, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव नोबल गैस, जैसे देखिए सोडियम है, सोडियम का 281 है, एक इलेक्ट्रॉन जब इसमें से निकाल लेंगे तो सोडियम प्लस बनेगा और 2 8 बचेगा, अर्थात इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स नोबल गैस कॉन्फिगरेशन एंड रिमूवल। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने पर निष्क्रिय गैस संरचना टूटती है, तो सही ऑप्शन इज ए है। किसी तत्व का I E1 बहुत कम और I E2 बहुत अधिक होता है, वह तत्व होगा एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, हेलोजन होगा, नोबल गैस होगा। जल्दी से बताइए। यदि किसी तत्व की I E1 फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत अधिक, तो वह तत्व क्या होगा? वह तत्व हमारा एल्कली मेटल्स होता है। एल्कली मेटल्स की कॉन्फ़िगरेशन NS1 होती है, NP6 ये नहीं होता, जैसे सोडियम हो, पोटेशियम ही है, पोटेशियम कितना होता है 19, 19 का क्या हो जाएगा 288 और 1 होगा और एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो यह 288 कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त होगा, जो कि ए ऑप्शन इज करेक्ट होगा। अर्थात एल्कली मेटल है जिसका फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम लेकिन सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। विद्युत ऋणात्मकता का सही क्रम क्या होगा? विद्युत ऋणात्मकता का सही क्रम पूछ रहा है आपसे। बताइए जरा। तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होती है, फिर ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, तब क्लोरीन की। तो सही ऑप्शन ए है, फ्लोरीन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन क्लोरीन। 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर मेंटेन सिमेट्री। X4 वर्ग समतली है क्योंकि इसमें 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर होते हैं। 6 बॉन्ड पेयर एग्जिस्ट, नो लोन पेयर, डिस्टार्टेड ऑक्टाहेड्रल टर्न्स इनटू क्या हो जाएगा, इनटू टेट्राहेड्रल हो जाएगा। जल्दी से बताइए। 47 का रहा, X4 है, इसके 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, तो 4 बॉन्ड पेयर्स और 2 लोन पेयर जो होते हैं सिमेट्री होती है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। किसमें सबसे मजबूत हाइड्रोजन बंध नेटवर्क पाया जाता है? लिक्विड वाटर, सॉलिड आइस, HF, मेथनॉल। कह रहा है क्वेश्चन कि किसमें सबसे अधिक मजबूत हाइड्रोजन बंध नेटवर्क पाया जाता है? राजभर जी, अभी आप मेहनत कंसेप्ट करके पढ़िए, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। किसमें सबसे मजबूत हाइड्रोजन बंध नेटवर्क पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा मजबूत हाइड्रोजन बंध नेटवर्क वह हमारा आइस सॉलिड H2O में पाया जाता है। सही ऑप्शन होगा आइस सॉलिड H2O का। H2O में सबसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बंध नेटवर्क का रहा, आइस सॉलिड में सबसे मजबूत पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, pf5 स्थिर है पर nf5 नहीं बनता है क्यों? p हैज वैकेंट d ऑर्बिटल, n हैज नन, n इज लार्जर देन p, f इज वीकली इलेक्ट्रोनेगेटिव, nf3 हैज नो लोन पेयर। तो pf3 स्थिर है पर nf5 नहीं बनाता क्योंकि p हैज वैकेंट d ऑर्बिटल, n हैज नन, n इज लार्जर देन p, f इज वीकली इलेक्ट्रोनेगेटिव। देखिए, जब भी आपसे कभी कोई पूछे ये बनता है या नहीं बनता, तो देखिए क्या उसमें कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है, अगर नहीं बनता होगा तो उसमें निश्चित रूप से वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होगा। तो सही आंसर होगा फास्फोरस हैज वैकेंट डी ऑर्बिटल, नाइट्रोजन है नन, अर्थात नाइट्रोजन में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं पाया जाता है, इसलिए यह अपने ऑक्टेट को एक्सटेंड नहीं कर पाता। म्यू इक्वल टू अंडर रूट एन एन प्लस टू, बोर मैग्नेट्रॉन सूत्र कब मान होगा? जब ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन इज निग्लिजिबल, स्ट्रांग स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, हैवी मेटल आयंस, स्क्वायर प्लेनर फील्ड। जल्दी से बताइए। जब आर देखिए ये फार्मूला तभी अप्लीकेबल है, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन एन प्लस टू, यह फार्मूला थ्री ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन को जब हम निग्लिजिबल मानते हैं तब यह फार्मूला अप्लीकेबल है। अगर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन को निग्लिजिबल नहीं मानेंगे तो कभी भी यह फार्मूला अप्लीकेबल नहीं। स्ट्रांग स्पिन ऑर्बिट कपलिंग नहीं होता है, बल्कि ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन को निग्लिजिबल मान करके ही यह फार्मूले का डेरिवेशन किया जाता है। नेक्स्ट देखा जाए, NiCN4 में केंद्रीय धातु का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? D2sp3, sp3, dsp2, sp3d। जल्दी से बताइए। 51, 51 का सही सी ऑप्शन DsP2 जो होता है, में ये साइनाइड जो होता है स्ट्रांग लिगेंड होने के कारण से, स्ट्रांग लिगेंड होने के कारण से यह हमारा D2sp2 संकरण बनाएगा, अर्थात स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी। बर्नर सिद्धांत में प्राथमिक संयोजकता किससे संतुष्ट होती? आयनिजेबल काउंटर आयन से, डायरेक्टली बॉन्डेड लिगेंड से, पाई बैक बॉन्डिंग से, नॉन आयनिजेबल स्पीशीज से। जल्दी से बताइए। वर्नर सिद्धांत में प्राथमिक संयोजकता किससे संतुष्ट होती है? जल्दी से बताइए। हमेशा जो प्राइमरी बैलेंसी होती है, अनइक्वल काउंटर आयन होता है कोई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में, जैसे ये दिया गया है, ये हमारा प्राइमरी बैलेंसी है, ये हमारा सेकेंडरी बैलेंसी है, इसी को हम लिगेंड कहते हैं। ये हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर बताती है, ये कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन नंबर, इसका काउंटर आयन सदैव होता है, तो अनइक्वल काउंटर आयन होता है। कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाइए। होमोग्लोबिन, मेथमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, कोबाल्ट 3। जल्दी से मिलाइए। देखिए, अगर इनको नहीं याद है तो कोबाल्ट विटामिन B12 पाया जाता है, क्लोरोफिल के कारण से पत्तियों का रंग हरा होता है। तो 3, 4 अगर सही है तो इसका मतलब पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ये ऑप्शन इज करेक्ट।
अर्ध आय कैसे परिभाषित किया जाता है? टाइम फॉर हाफ ऑफ द न्यूक्लियाई टू डीके, टाइम फॉर ऑल न्यूक्लियाई टू डीके, टाइम टू इमिट अल्फा पार्टिकल्स, टाइम फॉर मास टू डबल। अर्ध आय किसे परिभाषित किया? कोई सब्सटेंस 50% डिकम्पोज होने में जो टाइम लगता है उसे हम हाफ लाइफ टाइम के नाम से जानते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 54 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द बेस्ड ऑन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, number of reactant, number of product, sum of powers of concentration terms in rate law। 55 का बताइए जल्दी से। जो किसी भी रिएक्शन का रेट होता है, जैसे Na प्लस N1A प्लस N2B, ये प्रोडक्ट है अगर, जो रेट होता है रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ A पे पावर N1 इंटू B पे पावर N2। जो ऑर्डर होता है, कोट जो निकाली जाती है, इनके N1 प्लस N2 जो रिएक्टेंट रेट लिखा जाए, जो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का पावर होता है, पावर का सम जो होता है वही रिएक्शन का कोट होता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? N1 प्लस N2 अर्थात सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन रेट लॉ। एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन फॉलोज व्हिच काइनेटिक्स? माइकल मेंटन्स, आर्हेनियस, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, लैम्बर्ट बियला। जल्दी से बताइए। एंजाइम उत्प्रेरित प्रतिक्रियाएं किस गतिकी का पालन करती हैं? जो एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन होते हैं वह सदैव माइकलिज मेंटन इक्वेशन का पालन करते हैं। आर्हेनियस तो रेट कांस्टेंट पर, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एंट्रोपी पर है, लैम्बर्ट बियला फोटो, जो लैम्बर्ट्स लॉ है वह हमारा किस पर आधारित है? मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन पर आधारित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? माइकलिज मेंटन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। जो एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन की मैकेनिज्म दिया था वह कौन दिया था? माइकलिज मेंटन ने ही दिया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए, आज क्या सुपर 50 थे, हमने रखा था, लेकिन उसको बढ़ा करके मैंने 56 क्वेश्चन कर दिया था, सेट हो गए थे 56। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज के प्रश्नों की श्रृंखला आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप लोग लाइक कर दिया करिए भाई हमारे चैनल को, लोगों से कह दीजिए सब्सक्राइब भी कर ले। हमारा प्रयास है आप लोगों के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को कराना, जिससे आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाए। देखिए, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि मैं यूथ नहीं करवा रहा हूं। यूथ मैं करवा नहीं रहा हूं। यूथ बहुत सारे लोग करवा रहे हैं, तो यूथ कराने का कोई पेपर की टाइपिंग हम करवा देते हैं। कल आपको उसका एक का आंसर मिल जाएगा। हाँ, उसी का हम करवा देते हैं क्वेश्चंस। देखिए, प्रयास है कि कल या परसों एक दो दिन में करवा देंगे क्वेश्चंस, उसके लिए निश्चिंत रहें। एक दो टॉपिक्स अभी बाकी हैं हमारे सुपर 100 के, उसको बना करके हम प्रयास करते हैं कि आपका सुपर 100 के क्वेश्चनों की श्रृंखला को खत्म कर दें। उसके बाद मिसलिनियस ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला को पढ़ाते रहें कि जिससे आपको हर टॉपिक को टच करते हुए आपके क्वेश्चन निश्चित रूप से मिलते रहे।
चलिए, आप लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है सर, आप पीसीएस का सही क्वेश्चन करवाते हैं सर? ठीक है, तो चलिए आज यहीं पर प्रश्नों की श्रृंखला खत्म की जाती है। कल पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए सभी लोगों को गुड नाइट, शुभ रात्रि।